आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा, लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं, एक कमजोरी है। हाँ, उसी पे बोल रहे हैं। वंदे मातरम पे बोलो आप। अब सर मैंने तारीफ कर ली, आज थोड़ा विषय वंदे मातरम का है तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक रहेगा। सर ये वंदे मातरम पे ही है। सर आपने प्रधानमंत्री जी को सुना था, अब तो शुरू नहीं हुए। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। इसीलिए मैं भी सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं, लेकिन सिर्फ तथ्य के रूप में रखना चाहती हूं। मैं उदाहरण दूं, उदाहरण दे देती हूँ। सर मांग रहे हैं सर वंदे मातरम के बारे में, वंदे मातरम की जो सालगिरह पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा अधिवेशन था। हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था। किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था। और उदाहरण दूं कि मैं अपना भाषण जारी रखूं। दे रही हूं। जो वंदे मातरम की जो क्रोनोलॉजी है वो भी आप समझिए, जो असली क्रोनोलॉजी है। 1875 में महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत के पहले दो अंतरे लिखे, जो आज हमारे राष्ट्रगीत घोषित हुए हैं, मतलब जो घोषित हुए थे और जिसको हम आज अपना राष्ट्रगीत कहलाते हैं। ये पहले दो अंतरे लिखे 1882 में। 7 साल बाद उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ, आनंद मठ। उस उपन्यास में यही कविता उन्होंने प्रकाशित की, लेकिन इसमें 4 अंतरे जोड़ दिए। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार ये गीत गाया। 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन के समय वंदे मातरम जनता की एकता की गुहार बनकर गली गली से उठा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी इस गीत को खुद गाते हुए बंगाल की सड़कों पर उतरे। विद्यार्थियों से लेकर किसानों तक, व्यापारियों से लेकर वकीलों तक, हर कोई ये गीत गाने लगा। इस गीत की शक्ति को समझिए। ब्रिटिश साम्राज्य इसको सुनकर कांपता था और हमारे देशवासी इसको सुनकर वह मन बनाते थे, वह हिम्मत बनाते थे कि इस भयंकर साम्राज्य के खिलाफ सत्य और अहिंसा के नैतिक हथियारों को लेकर शहीद होने की तैयारी करते थे। ये गीत मातृभूमि के लिए मर मिटने की भावना को जगाता है। The reason why we are debating Vande Mataram and its history today is because the country, and especially the present generation, has to resolve that we will not make the mistakes of the past, so that the future will not repeat the same mistake that the past did. The concession that the Congress party did with 1937 with Vande Mataram became a pattern, compromising cultural identity, compromising cultural confidence, to compromising the borders of the country.
The same mindset carried later into independence, post-era independence, into governance and independence. Appeasement became the political instinct of the Congress party, to a point where it became the mainstay, the template that all so-called secular parties of this country follow. And what is this template? Speaker, sir, the same mentality that agreed to truncate the Vande Mataram is the same mentality that opposed the Shabano verdict of the Supreme Court and overturned the Supreme Court judgment. It is the same mentality. The same mentality that opposed Vande Mataram was the same mentality that banned books and films because it would hurt a section of the minorities. वो वही मानसिकता थे जो वंदे मातरम को अपोज किए थे, वही मानसिकता था जो राम जन्मभूमि आंदोलन को विरोध किया. It was the same mentality that supported Batla House encounter by calling it fake. It's the same mentality that opposed the decriminalization of triple talaq. It is the same mentality that even today opposes uniform civil code in the country. It is the same mentality that opposed Vande Mataram, that continue to oppose Article 370's abrogation. The same mentality that advocated for partitioning of Vande Mataram that led to the eventual partition of the country. It's the same mentality that even today supports, that is anti-CAA and does not support NRC in the country. It is the same mentality that is opposing SIR in the country. It is the same mentality that even today says that Public Places of Worship Act should not be revisited. It is the same mentality that is even today present in organizations like the All India Muslim Personal Law Board and Jamaat-e-Islami, who even today oppose Vande Mataram. अध्यक्ष जी, आज भी कांग्रेस पार्टी के कई सारे ऐसा नेता है जो वंदे मातरम के खिलाफ बयान देते हैं. And even today, the Congress party's leadership has not shown the spine to condemn such statements. This is the continuity of appeasement policy of the Congress party that has caused this, it has been the template of secular politics in this country. Speaker, sir, what we have learned from history is that if you yield an inch to the aggressor, he will reach for a province. If you give him a province, he will reach for the nation. This was the template that led to the partitioning of the country. The lesson the country must learn while commemorating 150 years of Vande Mataram celebration is never again, we will not yield an inch more to aggressors and appeasers. We will not yield another inch of land for those who think appeasement is the template of secular and accommodative politics in the country. Adhyaksh ji, the lesson the country needs to learn today is that the country cannot place religion above the republic. The speeches of Asaduddin Owaisi ji and other members of the opposition made only one point, that they will always place, this was their assertion, that they will always place mazhab over desh. I want to tell them that this generation and the future generation of the country have learnt its lessons from the past. Desh will always be above mazhab, and this is the resolve of this country.